नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं रिसर्च पेपर से रिलेटेड। तो आपको ये रिसर्च पेपर से रिलेटेड ये सीरीज में क्या-क्या बताया जाएगा? तो दोस्तों, टोटल से 3 से 4 वीडियो होंगी टोटल रिसर्च पेपर से रिलेटेड। और फिर हमें पूरी उम्मीद है कि आप अगर ये 3 से 4 वीडियो में यहाँ पे चर्चा कर लेंगे तो आपका रिसर्च पेपर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि रिसर्च पेपर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कि आप कौन-कौन सी हेडिंगें आप डालें जिससे आपका रिसर्च पेपर अच्छा माना जाएगा और आप किसी भी इंटरनेशनल जर्नल में उसे पब्लिश करा सकते हैं। दोस्तों, उसके साथ-साथ जो अन्य हम लोग टॉपिक चर्चा करेंगे इस सीरीज में, जो रिसर्च पेपर आप एक तो मैं ये इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि फॉर्मेट क्या होगा। दूसरी वीडियो में या इसी वीडियो में कोशिश करेंगे ये चर्चा करेंगे कि जो आप रेफरेंसेज हैं वो किस तरीके से देंगे, इसे फुटनोट्स में देना चाहिए कि एंड नोट में देना चाहिए। तीसरा दोस्तों, आपका प्रश्न आता है कि ये रिसर्च पेपर जो हम लोग पब्लिश ये लिख लेंगे सर, तो ये पब्लिश कैसे होगा ये बताएंगे। और साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि रिसर्च पेपर से आपको जो आपका एपीआई स्कोर है तो ये कैसे आप अपना अच्छा कर सकते हैं। कुल मिला के आपको ये बताएंगे, इस सीरीज में आपका कोई प्रश्न नहीं बचेगा। तो पहले तो हम लोग चर्चा करते हैं कि रिसर्च पेपर कैसा लिखा जाएगा। दोस्तों, ये मैंने एक मीना अम्बेद जी का रिसर्च पेपर इंटरनेट से डाउनलोड किया है, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा यहाँ पे। तो ये लेक्चरर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर के। तो इनका दोस्तों एक रिसर्च पेपर है वैदिक काल में नारी की स्थिति और ऐतिहासिक अध्ययन। तो ये दोस्तों बहुत इन्होंने अच्छे फॉर्मेट में लिखा है और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यही फॉर्मेट लिखें क्योंकि ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है। तो दोस्तों, इनका फॉर्मेट क्या है, सपोज दैट आपको भी आपने कोई टॉपिक चूज कर सकते हैं। इन्होंने कैसे लिखा, वैदिक काल में नारी की स्थिति का ऐतिहासिक अध्ययन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1857 में महिलाओं का योगदान, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दलितों का योगदान। जो जिस टाइटल पे जिस पे भी आप जिस विषय पे अपना रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं आपकी यहाँ पे पड़ेगी हेडिंग। फिर दोस्तों आगे आपको क्या करना है, आपको अपना नाम डाल देना है। आप यहाँ पे भी नाम डाल देते हैं दे सकते हैं और आप चाहें तो मिडिल में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे डालना आपके लिए ज्यादा अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं राहुल कुमार, शोध छात्र, कौन से कॉलेज, लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो यहाँ पे आप अपना बायोडाटा डाल सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से मिडिल में भी डाल सकते हैं, दोनों अच्छे ऑप्शन है। तो अब आप सबको दोस्तों सबसे और जो फॉर्मेट क्या अच्छा होता है, फिर दोस्तों आपको डालना है सारांश की हेडिंग। अब सभी रिसर्च पेपर में ये पड़ेगी। दोस्तों इन्होंने ये सारांश लिखा है इतने, ये लगभग 300 शब्दों से आप 350 शब्दों में आप अपना सारांश लिख सकते हैं। सारांश दोस्तों क्या होता है, सारांश ये होता है कि आपने जो रिसर्च पेपर में लिखा है उसका सार क्या है, मतलब आप अपने रिसर्च पेपर में क्या प्रूव करना चाहते हैं, किस तरीके से आप डेटा लेंगे। कुल मिला के आप कह सकते हैं सारांश आपके पूरे रिसर्च पेपर का निचोड़ होता है। कोई भी आप सुपरवाइजर या प्रोफेसर या किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो आपका कम ही चांस है कि आपका पूरा रिसर्च पेपर पढ़े, वो पहले आपका सारांश पढ़ के ही आपका लगा लेगा अंदाजा कि आपने इसके अंदर क्या लिखा है। तो कैसे इसमें इन्होंने लिखा, प्रस्तुत शोध पत्र में वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का ऐतिहासिक अध्ययन किया जाएगा। ऐसे आप अपने टॉपिक के हिसाब से अपने टॉपिक का जो निचोड़ है सारांश लिख सकते हैं। ये कितने शब्दों में लिखना है आपको, 300 से 50 शब्दों में। तो पहला पॉइंट तो आप समझ गए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ये जो सारांश है आपको ये इटैलिक में लिखना है। और तो ये भी आपका 2 पॉइंट हो गए, इटैलिक में लिखना है और 300 से 350 शब्दों में सारांश लिखना है कोई भी टॉपिक हो। फिर यहाँ पे दोस्तों प्रश्न आपको बताएंगे कि आप लोग बहुत लोगों की जिज्ञासा थी कि सर ये रिसर्च पेपर किस फॉन्ट में लिखा जाता है, कृतिदेव में लिखा जाता है, मंगल में लिखा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, आप जिस भी सेमिनार या किसी जर्नल में पब्लिश कराना चाहते हैं तो उनका पहले ही से ही वो लोग बता देते हैं कि आप मंगल में मुझे दीजिए लिख टाइप करा के, या कृतिदेव में दीजिए। तो जो फॉन्ट वो लोग बताएं आप उसी फॉन्ट में ये टाइप कराना है। तो ये हो गया पहले दोस्तों सारांश 300 से 350। फिर दोस्तों आपको डालनी है हेडिंग शब्द कुंजियां, कीवर्ड्स। तो दोस्तों आपका जो रिसर्च पेपर है उसमें आपके कुछ कीवर्ड होंगे जो उनको आपके रिसर्च पेपर को रिप्रेजेंट करते होंगे। जैसे वेदों में स्त्री का महत्व, वैदिक काल में स्त्री शिक्षा, शिक्षा में स्त्री की स्थिति। इस तरीके से इन्होंने कुछ अपने रिसर्च पेपर के शब्द कुंजियां निकाली हैं। तो आपको पहला हेडिंग डालना है सारांश और दूसरी डालनी है शब्द कुंजियां। तो दोस्तों ये तो आपका एक तरीके का कोई भी एक्सपर्ट होगा वो इतना ही आपका बेसिकली पहले देखेगा।
तो ये तो सबका सेम रहता है, दो हेडिंगें पड़ेंगी, सारांश और शब्द कुंजिया। अब दोस्तों आगे चलते हैं, जो ह्यूमैनिटी के रिसर्च पेपर आपको लिखना है तो फिर आपकी हेडिंग एक आप लाइन कर सकते हैं ऐसे, फिर आपको हेडिंग डालनी होगी परिचय, और जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है उसका आप बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। आप चाहे तो 500 से 700 शब्दों में, या चाहे तो 1000 से 1200 शब्दों में भी लिख सकते हैं। ये इसकी आपकी शब्द सीमा आपको डिसाइड करना है कि आपको परिचय कितने में देना है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, आपने एक ऐसे ये टॉपिक लिया था, आपने इसका सारांश लिख दिया, शब्द कुंजियां लिख दी, उसके बाद आपने परिचय लिख दिया। तो ये तो हो गया बेसिक बात। अब आपको इस टॉपिक का करना होगा चैप्टराइजेशन। कैसे, वैदिक काल में नारी की स्थिति का आप ऐतिहासिक अध्ययन करना चाहते हैं कि वैदिक काल में नारी की स्थिति कैसी थी, तो आप परिचय के बाद क्या करेंगे, इस टॉपिक का करेंगे चैप्टराइजेशन। अब आप हो सकते हैं कि वैदिक काल में नारी की ऐतिहासिक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, आप कह सकते हैं वैदिक काल में नारी की सामाजिक स्थिति, वैदिक काल में नारी की आर्थिक स्थिति, वैदिक काल में नारी की राजनीतिक स्थिति, वैदिक काल में नारी की सांस्कृतिक स्थिति। तो ये क्या तो हो सकता है, एक तरीके से बेसिक चैप्टराइजेशन हो सकता है। और आपको ये जितनी भी आपने हेडिंगें डाली है, आपको सबके बारे में लिखना होगा कि वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वैदिक काल में महिलाओं की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया। इस रिसर्च पेपर में सर ने क्या किया है वो भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया था दोस्तों, परिचय हेडिंग पड़ेगी। अब उसके बाद इन्होंने सर ने कुछ अन्य हेडिंगें डाली हैं, तो आप ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। दोस्तों एक होता है उद्देश्य, और दूसरी होती है परिकल्पना, और एक तीसरा पॉइंट और होता है आपकी शोध प्रविधि, कि आप ये रिसर्च पेपर कैसे लिखेंगे, आपका मेथड क्या है। तो दोस्तों आपको ये बताना चाहेंगे, उद्देश्य, परिकल्पना और शोध प्रविधि ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें और नहीं डालना चाहें ना डालें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप ये उद्देश्य, परिकल्पना और शोध प्रविधि, ये इस रिसर्च पेपर के उद्देश्य क्या है, परिकल्पना क्या है, शोध प्रविधि क्या है, ये दोस्तों अगर आप डाल भी देंगे तो जो आपका किसी जर्नल में पेपर पब्लिश होगा, तो दोस्तों जो वो वहां पे उस जर्नल में एडिटर जो होगा, तो वो एडिट करेगा तो आपका वैसे भी उद्देश्य, परिकल्पना और शोध प्रविधि हटा देगा, क्योंकि इतना कोई भी जर्नल में ये तीनों ऑप्शन, मतलब ये जो पॉइंट है, नहीं डालता है। लेकिन हाँ, आप एक अपने अपने रिसर्च पेपर को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ये तीनों डाल सकते हैं, कि कोई भी रिसर्च पेपर होता है, कोई उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, क्यों ये रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो आप 1 2 3 पॉइंट में डाल सकते हैं। लेकिन आपका फाइनली जब रिसर्च पेपर पब्लिश होगा तो ये पॉइंट तीनों हटा दिए जाएंगे। तो मैं भी आपको सलाह दूंगा, आप डाल दीजिए अगर आप डाल सकते हैं। तो आपको अपना रिसर्च पेपर का उद्देश्य क्या है, क्यों वो लिख रहे हैं, तो इन्होंने लिखा वैदिक काल में नारी की स्थिति का ऐतिहासिक अध्ययन करना चाहते हैं, वैदिक काल में नारी के महत्व की विवेचना की गई है, वैदिक काल में नारी शिक्षा के समाज पर प्रभाव क्या पड़ा है। तो इस तरीके से अपने अपने रिसर्च टॉपिक के जो उद्देश्य है लिखने के वो डाल दीजिए, फिर परिकल्पना डाल दीजिए कि आप क्या प्रूव करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि नारी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, ये प्रूव करना चाहते हैं। वैदिक काल में नारी शिक्षा का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, ये प्रूव करना चाहते हैं। अब दोस्तों शोध प्रविधि या अध्ययन विधि भी कहते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में शोध प्रविधि भी बोल सकते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इन्होंने कहा प्रस्तुत अध्ययन के लिए ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया जाएगा, और ये डेटा वगैरह कैसे लेंगे, आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां आप मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। तो दोस्तों ये हो गया, ये 3 विधि हो गई। फिर इन्होंने अब आए अपने मेन कंटेंट पे। तो इन्होंने परिचय के बाद क्या किया, वेदों में महिलाओं का महत्व की एक हेडिंग डाली और इसके बारे में इन्होंने लिखा। उसके बाद इन्होंने दोस्तों क्या किया, एक तो ये हेडिंग डाली, दूसरी इन्होंने डाला संदर्भ सैंधव समाज में महिलाओं की स्थिति थी, और वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति कैसी थी। तो इन्होंने कुछ अपना चैप्टराइजेशन किया है, मैंने आपको कुछ एक बेसिक स्टडी मतलब दे दिया है आइडिया। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति थी, तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की कैसी स्थिति थी उसका बारे में लिखा है। तो उसके बाद दोस्तों इस तरीके से इन्होंने लिखा है। फिर विवाह के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, और फिर पुनः विवाह क्या होता था, रोजगार में महिलाओं का क्या सिचुएशन थी। तो ये इन्होंने बेसिक पॉइंट लिखे, पर्दा प्रथा का अभाव, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका, संपत्ति में अधिकार, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति की प्रासंगिकता। तो इस तरीके से सर ने पॉइंट लिखा है। फिर लास्ट में आपको हर रिसर्च पेपर में निष्कर्ष देना है, और निष्कर्ष जब दोस्तों आपका कंप्लीट हो, फिर आपको संदर्भ ग्रंथ सूची देनी है कि आपने ये रिसर्च पेपर कौन कौन से ग्रंथ लिया है। रतिभानु सिंह नाहर, पूर्व मध्यकालीन सभ्यता संस्कृति, पेज नंबर ये है। तो दोस्तों आप इस तरीके से ये समझ गए हैं कि संदर्भ ग्रंथ आपको कितने देने हैं। बहुत लोग कमेंट आए कितने संदर्भ ग्रंथ देने हैं, तो आप 10 से 15 कम से कम संदर्भ ग्रंथ दें अगर आपको अट्रैक्टिव रिसर्च पेपर दिखाना है।
अब दोस्तों हम लोग बेसिक चर्चा कर लेते हैं कि डिटेल से यहीं पे। अब आते हैं हम लोग ऊपर, तो जो भी आपके प्रश्न है यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या आपको इस रिसर्च पेपर में देखने को मिला। सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है, सारांश इटैलिक में डालना है, शब्द कुंजियां डालनी है। शब्द कुंजियों के बाद दोस्तों आपको, ये तो आपका पोर्शन हो गया, एक तरीके से काउंट ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो एक जो एग्जामिनर होता है या प्रोफेसर होता है वो ये देखता है कि इसका रिसर्च में क्या निचोड़ के आया, तो सारांश। अब दोस्तों बेसिकली आपका रिसर्च पेपर का यहीं से मामला शुरू होता है, परिचय से। तो आपकी हेडिंग सारांश और शब्द कुंजियों के बाद पड़ेगी परिचय। परिचय के बाद आप अपना रिसर्च पेपर का जो आपने चैप्टराइजेशन किया है वो डालना होगा। चैप्टराइजेशन में कोई रिसर्च पेपर हो, आपका सबसे पहले आपको परिचय देना होगा। परिचय के बाद दोस्तों आपको क्या देना होगा, उद्देश्य। किस मतलब आपका जो रिसर्च पेपर का उद्देश्य क्या है, क्यों लिख रहे हैं। आपकी दोस्तों रिसर्च पेपर की परिकल्पना क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, ये आपने लिखना है 2-3 पॉइंट। तीसरी आपकी शोध प्रविधि क्या है, ये लिखना है। अब दोस्तों ये जो तीनों पॉइंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, आपकी ऑप्शनल है। वैसे भी आपका जब रिसर्च पेपर पब्लिश होगा तो हटा दिया जाएगा। तो बेसिकली आपका परिचय तो आपने दे दिया, परिचय के बाद ये तीनों पॉइंट दे दिए। फिर आपका जो चैप्टर, जो आपका टॉपिक था आपका, उसने चैप्टराइजेशन किया कैसे। आप इस तो परिचय आपने दे दिया, और ये मान लिया यही टॉपिक है, नारी का वैदिक काल में क्या स्थिति थी, तो उसका अध्ययन करना। तो आप ये परिचय के बाद ऐसे भी कर सकते थे, नारी की सामाजिक स्थिति क्या थी वैदिक काल में, वैदिक काल में नारी की आर्थिक स्थिति क्या थी। इस तरीके से आप अपने टॉपिक का चैप्टराइजेशन कर दीजिए, उसमें अपना कंटेंट लिखिए 500, 700, 1000 शब्दों में। लास्ट में दोस्तों क्या करना है, आपने सारांश लिखा, सारांश के बाद शब्द कुंजियां लिखी, शब्द कुंजी के बाद परिचय लिखा। परिचय के बाद दोस्तों 3 चीजें होती हैं, उद्देश्य, परिकल्पना और रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये दोस्तों ऑप्शनल है। उसके बाद जो आपने जिस टॉपिक का परिचय दिया उसी के आपने चैप्टराइजेशन कर दिया, उसके सबके चैप्टर जो आपने पॉइंट वाइज चैप्टराइजेशन किया उसका आपने एक तरीके का उसमें थोड़ा थोड़ा कंटेंट डाला। लास्ट में दोस्तों आप लिखेंगे निष्कर्ष, कि आपने रिसर्च, इस रिसर्च पेपर में क्या निष्कर्ष क्या निकला है, तो वो आपको निष्कर्ष देना है। और निष्कर्ष के बाद दोस्तों आपको देना है संदर्भ ग्रंथ सूच। तो ये तो दोस्तों हो गया, मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मेट बता दिया। अब दोस्तों आपको ये संदर्भ ग्रंथ सूची कौन सी लैंग्वेज में देनी है, एपीए में देनी है कि एमएलए में देनी है या शिकागो स्टाइल में देनी है, ये मैं आपको चर्चा करूंगा किसी अन्य वीडियो में। मैं यहाँ पे अब ये बता देता हूँ, आप ये समझ गए इसका फॉर्मेट। अब आप ये भी समझ गए कि कैसे इन सर ने क्या किया है, इन्होंने किस तरीके से रेफरेंस दिए, इस तरीके से। तो इन्होंने ये दिया है पेज नंबर 683-85। तो मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको ये जो आपने कंटेंट इतना टाइप किया है तो रेफरेंसेज आप किस तरीके से देंगे, वो मैं अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज में आपको रिसर्च पेपर से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न है उन सबकी समाधान इस सीरीज में कर देंगे। और आपके भी मन में कोई अगर प्रश्न बन रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, किसी अन्य वीडियो पे फिर मिलेंगे।